सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। मंजू जी, हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी धरती और अंबर तल में। क्या बात है। और कुछ ऐसी ही चांदनी आज रात हम महसूस करने वाले हैं। बिल्कुल, हम यही कहने वाले थे कि आज शरद पूर्णिमा है, आज रास पूर्णिमा है, आज कोजागुरी पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज आप ज़रूर अपनी, वैसे अगर नहीं जाते हो तो भी आज विशेष तौर पर आप अपने घर की छत पर जाइएगा, देखिएगा, चांद की तरफ देखिएगा और उसकी जो शीतलता है उसका आनंद लीजिएगा। और जो अमृत वर्षा होने वाली है, कहने का मतलब उसकी जो किरणें हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए उसे कहते हैं कि भाई अमृत की वर्षा होने वाली क्या है। बात है। जैसे कि आपने कहा कि आज शरद पूर्णिमा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यानी ये शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि केवल इसी दिन चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से युक्त होता है। बिल्कुल। और इस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत वर्षा होती है। आप बता चुकी हैं, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रची थी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें, मन और सौंदर्य की दृष्टि से भी देखें तो ये दिन बहुत खास है आकांक्षा। और बारिश के मौसम का जो मौसम है वो जा चुका है और अब धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही है, यानी सर्दी का मौसम आ रहा है। और ये जो संधि ऋतु जो होती है इसे हम शरद ऋतु कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो संधि ऋतु होती है ना ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि सर्दी और गर्मी के बीच बसंत ऋतु आती है ना, तो ये जो संधि काल होता है ये कुछ विशेष हमारे यहाँ माना गया है। और इस संधि काल के समय हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत उपवास के दिन आते हैं, त्योहार के दिन आते हैं, पर्व आते हैं। और इसकी भी एक खास वजह है आकांक्षा कि इस समय क्या होता है ना, फसल पकती है और फसल घर आती है, तो उसकी भी एक खुशी का ये अवसर होता है। तो ऐसे जो मौसम होते हैं उसे हमारे यहाँ पर्वों से, त्योहारों से जोड़ दिया जाता है ताकि व्यक्ति इन्हें मनाए, खुश हो और इनका आनंद ले। क्या बात है। और ये जो पर्व त्योहार जो मनाए जाते हैं, ये जो ऋतु बदलती है इसको ध्यान में रखते हुए मनाए जाते हैं। काफी कुछ बदलता है शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी कहेंगे। ऋतुओं में बदलाव होता है, उसी तरह से जैसे जैसे बदलाव होता है हमारा खान पान हम बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। देखिए ना, बारिश जब लगातार होती रहती है तो एक उदासी सी आ जाती है कि बस अब तो सूरज देवता दर्शन दे दें। तो जब बरसात के बाद जब सर्दी का मौसम धीरे धीरे आने लगता है, हल्की गुलाबी ठंडक मौसम में पता चलती है सुबह और शाम की, मन कहीं ना कहीं आह्लादित होता है। जब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, तो एक अंदर से एक उल्लास जगता है। तो ये जो व्रत त्योहार ये जो होते हैं ना, ये जो संधि काल की आप बात कर रही थी, तो इनको मद्देनजर रखते हुए भी ये सब मनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का दिन और भी कुछ खास है क्योंकि आज जो है ब्लू मून है, यानी कि एक महीने में 2 पूर्णिमा जब आती है तो इस तरह की बात कही जाती है। एक खास एक खगोलीय घटना है ये, और इसके बारे में हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया और उनसे बातचीत की। तो आज के इस कार्यक्रम में वो बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। उनका नाम है अरविंद परांजपे। उनसे ये बातचीत की है हमने, जो आप लगभग 3:30 बजे के आसपास सुनेंगे। तो वो आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी के लिए हम आपको ये कहेंगे कि शरद पूर्णिमा की हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और फिर एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि आज रात को छत पर जाकर के थोड़ी सी खीर आप बनाइएगा। खीर बना करके छत के ऊपर रखिए और जो चांद की किरणें हैं वो उन पर गिरने दीजिए, तो वो एक प्रसाद के रूप में तैयार हो जाएगी, या यूं कहें कि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो बहुत बेहतर होगी। और फिर उसके बाद में आप उसे ग्रहण कीजिएगा। और थोड़ी देर
छत पर जाकर या खुली जगह में जाकर वो जो चांदनी है ना, हाँ। उसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। उसे भी अपने शरीर पर पड़ने दीजिएगा, उसकी शीतलता को महसूस कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल।
ये गीत हमने सुना आकांक्षा, जी। और देखो जो ये इसमें गरबे का जो तुमको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तो इसकी भी खासियत ये कि ये जो बनाई गई है परंपरा कि इसी बहाने हम घर से बाहर रहेंगे निकलेंगे। ताकि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर पर गिरे और हम उसका फायदा ले सकें, इसलिए इस तरह की परंपराएं बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आकांक्षा, आज एक और खास दिन है, खास बात है। आज है ईद मिलादुन नबी, तो हम सभी को इस दिन की भी शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो पर्व है प्रेम और भाईचारे का पर्व है, और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है उनके जन्मदिन को हम इस दिन के रूप में मनाते हैं। पैगंबर साहब की शिक्षाओं को ये याद करने का दिन है। उन्होंने विश्व को दया, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम, शांति और सद्भाव का पैगाम दिया। तो इस पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में शांति, संपन्नता और खुशियां आए। साथ ही समाज की खुशहाली, अमन और उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं। जी बिल्कुल। आकांक्षा, देखो प्रेम का जो महत्व है वो हर युग में माना गया है। जैसे अब हम यहाँ केवल हम परिवार की बात करते हैं कि परिवार में 4, 5, 6 सदस्य होते हैं, आपस में एक दूसरे से अगर प्रेम से रहें तो वो घर जो है एक यूं कहें कि स्वर्ग की तरह हमें लगता है और मज़ा भी आता है जीने में। और जब हम घर जाते हैं तो जब घर के लोग इंतजार करते हुए मिलते हैं तो उसका जो आनंद होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या बात है ना। और हमें लगता है ना कि अब हम घर जाएंगे, घर में कोई तो है जो हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो एक अलग खुशी होती है उसकी। तो यानी प्रेम का महत्व हर युग में हर जगह पर है और रहेगा। और एकता भी होनी चाहिए, घर परिवार में भी होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए, राष्ट्र में होनी चाहिए, तब वो हम जो है उत्थान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मंजू जी, एकता और प्रेम की जो बात हो रही है, तो कोई भी चीज, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है, उसका आरंभ जो होता है वो अपने से ही होता है। यानी हमारा परिवार, जो परिवार की बात हो रही थी, इसमें एकता है, इसमें भाईचारा है, प्रेम है, तो यही जो भावना है ये धीरे 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 प्रफुल्लित होकर, विकसित होकर बाहर भी आएगी। तो हम घर से बाहर अपने समाज में, अपने देश में भी इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, दायरा बढ़ाएंगे एकता का। और कल यानी कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन उनका जन्म हुआ था और वो पेशे से वकील थे और उन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया था। आकांक्षा, बड़ी कठिन परिस्थितियों में, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, आगे बढ़े वो, और जो काम उन्होंने किया है वो हम सभी जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देश आजाद हुआ तो वो कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिनको एक साथ लाने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व कई राज्यों को भारत में मिलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और इसीलिए उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। कई रियासतों को वो एक साथ ले आए थे। बिल्कुल। और साथ ही भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। बिल्कुल। और राष्ट्र को सबल और सफल बनाने के लिए नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास बेहद महत्वपूर्ण है, और अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये दिवस व्यक्तिगत हितों को त्याग कर हमें राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करता है। और कल यानी 31 अक्टूबर को उनकी जयंती है और इसी दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। भले 4 मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। 1 से 2 भले, 2 से भले 4 मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। 1 से 2 भले, 2 से भले 4 मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार।
भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। हम थकने वालों में नहीं, थकने वालों में नहीं, हम रुकने वालों में नहीं, रुकने वालों में नहीं, हम थकने वालों में नहीं, रुकने वालों में नहीं, आसमां के सामने भी झुकने वालों में नहीं, आसमां के सामने भी झुकने वालों में नहीं। आए आफतों के भले आंधियां हजार, एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे, अपनी कमजोरियों से खुद भी लड़ते जाएंगे, गाते जाएंगे सभी हम ये बार बार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। हम पंछी एक डाल के इस फिल्म का ये गाना आकांक्षा हमने सुना। और ये कह रहा था एक से दो भले, हाँ। और दो से भले चार। कुछ इसी तरह एक से जब ज्यादा होता है तो हमेशा अच्छा ही लगता है, हाँ। और बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। हाँ। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हाँ। थोड़ा पीछे जाइए बचपन में, जब माता पिता ने हमें एक गुल्लक लाके दिया था। हाँ। याद आया? बिल्कुल याद है। जब हम मैं तो पहुंच गई वहां पर। उसमें जब हम पहला सिक्का डालते थे और वो खन्ने से बोलता था, तो कितना मधुर उसका ये लगता था स्वर। बिल्कुल। और हम सोचते रहते थे कि ये जो जोर से खन्न होती है, ये हाँ। कब कम होगी, यानी हाँ। गुल्लक जो है वो कब भरेगा, हाँ, और बिल्कुल। हम उसका कुछ सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ। तो ये बचत की बात। हाँ, ये बचत की बात है, और बच्चों को तो हम देते हैं कि वो इसमें, लेकिन उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, मतलब मनोवैज्ञानिक कारण कह सकते हैं, कि जब बच्चे की शुरुआत इस तरह से होती कि एक छोटी गुल्लक उन्हें दे दी जाती, वो उसे छोटी छोटी जो राशि होती है उसमें डाल डाल के उसको भरने की कोशिश करता है, तो ये आदत उसके अंदर विकसित होती है, और ये आदत आगे चल करके उसे बड़े काम की बन जाती है। जब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है, एक दिन पता चलता है कि अरे ये राशि तो बहुत हो गई है, और अब इससे हम कोई एक बड़ी चीज या जिसमें पैसे लगते हैं ज्यादा, वो चीज हम खरीद सकते हैं। तो ये आदत आगे भी बनी रहे, इसके लिए भी ये इस तरह की जो शुरुआत से ही आदत जरूरी है। जी। अब शायद श्रोता ये सोच रहे होंगे कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, तो ये भी हम बताते हैं अपने श्रोताओं को कि आज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, यानी हम भारत में यहाँ विश्व बचत दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे दुनिया में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। थ्रिफ्ट डे का मतलब ये होता है कि मितव्ययता, यानी कि खर्चा जहाँ जरूरत है वहां करें, फिजूल खर्चा करें, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें आप। तो पैसा बचाने की ये जो आदत है, ये डालने के लिए हमारे देश में विश्व बचत दिवस आज के दिन मनाया जाता है। जैसा कि आप बता रही थी कि दुनिया भर में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, यानी कि आज। और दुनिया भर में बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 1924 में इटली के मिलान में पहली बार इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। साथ ही बचत बैंक ने भी बचत को बढ़ावा देने के लिए इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। कई महिला संगठनों, खेल संघों और कई अन्य संगठनों द्वारा भी इस विचार को, यानी बचत के विचार को समर्थन मिला।
साथ ही विश्व बचत दिवस को मूल रूप से आर्थिक वृद्धि के मिशन के रूप में बढ़ावा दिया गया। हाँ, यानी लोगों में इस बात के प्रति प्रोत्साहन मिले उन्हें कि वे बचत करें, और केवल बचत ही ना करें बल्कि बैंक में अपना खाता खोले और वहां इस पैसे को रखे ताकि देश की भी आर्थिक समृद्धि हो सके। इस लिहाज से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये भी है आकांक्षा कि कई बार ऐसा होता है कि जो बुरा समय होता है या कई बार ऐसा होता है कि अचानक हमें पैसों की अधिक आवश्यकता हो जाती है, तो ये समय हमें कहकर तो नहीं आता है, लेकिन हम इसके लिए पहले से अगर थोड़े से तैयार रहें तो ये मुश्किल आसान जरूर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो ये जो छोटी छोटी बचत है, हम खर्चा करते समय ये नहीं सोचते कि हमें लगता है कि अरे छोटी सी ही तो धनराशि है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप देखें तो कई खर्चे ऐसे होते हैं जो फिजूल होते हैं, आपको उस समय नहीं पता चलते, लेकिन जब आप पीछे बैठ के हिसाब किताब करने लगे तो ये ऐसा लगेगा, आपको ये समझ में आएगा कि अरे इस चीज पर खर्चा नहीं किया होता तब भी काम चल सकता था, या फला जगह नहीं खर्चा किया होता तब भी काम चल सकता था, वो बचाया जा सकता था। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, जो हम कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, तो ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और करना चाहिए। इनकम आपकी जो भी है वो आपको मैनेज करना है कि ये जो हमारी इतनी राशि हमारे घर में आती है, लेकिन कहाँ कहाँ कितना खर्च करना और उसके बाद थोड़ा सा बच सके, इस बात का मैनेजमेंट करना ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है जो सभी को करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमारी में जाहिर सी बात है अधिक खर्चा होता है। कभी कभी हमारी नौकरी पर किसी की वजह से आंच भी आ सकती है, या कभी कभी बच्चे ये कहते हैं कि अब मुझे आगे की पढ़ाई थोड़ी उच्च दर्जे की पढ़ाई करनी है, तो अचानक फीस भरने के लिए बहुत सारे अमाउंट की जरूरत, इस तरह की कोई भी बात घर में हो सकती है। और जब ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तब हमें इस बात का ख्याल आता है कि अरे अगर यहाँ पैसा होता तो ये काम आसानी से हो जाता। तो इसके लिए थोड़ी तैयारी अगर आप पहले कर लेंगे तो इन मुश्किलों को निपटना आसान होगा। और बचत की आदत आप डालिए और बच्चों को भी एक छोटी गुल्लक जरूर दीजिए ताकि शुरुआत से ही ये आदत उनमें डले। और मुझे एक बात यहाँ और याद आ रही है आकांक्षा, कि स्कूलों में भी कई जगहों पर बच्चों के खाते खोले जाते हैं। यहाँ तक कि जब मेरी बात मैं करती हूँ, मैं भी जब छोटी थी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां भी बच्चों का हर एक का खाता खोला जाता था और उसमें हम 5-10 रुपए भी उसके अंदर डाल सकते थे, ऐसी सुविधा थी। यानी ये काफी सालों पहले की बात है, तो उस समय 5-10 रुपए का भी महत्व था। एक तरह से बच्चों में बचत की आदत पनपाने के लिए, उनको उसका महत्व समझाने के लिए ही इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। हाँ, और ऐसे 5-10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए डालते हुए जब साल भर में लगभग 500, 600, 700 रुपए हो जाते थे, तो वो रुपए देख करके हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमने साल भर में इतना पैसा बचा लिया। और फिर उस पैसे से हम कोई अपने लिए कभी घड़ी खरीदते थे या कभी और किसी चीज जरूरत की सामान। जी, तो वैसे माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन बच्चे में जब ये भावना आती है कि हाँ ये पैसा मेरा इकट्ठा किया और इससे मैं चीज खरीद रहा हूँ, वो जो खुशी मिलती है वो बहुत अमूल्य होती है। और अपने जमा किए हुए जो पैसे होते हैं ना मंजू जी, वो खर्च करते समय बच्चे में एक जिम्मेदारी का भाव भी रहता है कि इसे मुझे संभाल के खर्च करना है, क्योंकि मेरे बचाए हुए हैं। बिल्कुल, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और अब हमें इस बात का एहसास हुआ है कि बातों के बाद अब थोड़ा सा विराम देकर के गीत सुनना है हमें। बल खाती राहों पे, ऊंची नीची सड़कों पे, इन बल खाती राहों पे, ऊंची नीची सड़कों पे, यहीं कहीं मेरी मंजिल छुपी है। मंजिल को मैं ढूंढूं, मुझे मंजिल ढूंढे, दोनों के सपने कभी होंगे पूरे। इन बल खाती राहों पे, ऊंची नीची सड़कों पे।
माना, चलते रहना जीवन है, मौत है रुक जाना, चलते रहना जीवन है, मौत है रुक जाना, यही चलना मेरी जिंदगी है। मंजिल को मैं ढूंढूं, मुझे मंजिल ढूंढे, दोनों के सपने कभी होंगे पूरे। इन बल खाती राहों पे, ऊंची नीची सड़कों पे। मौसम मेरा बन गया साथी, आता जाता हर मौसम मेरा बन गया साथी, ऐसे नशे में हो लगता है पी है। मंजिल को मैं ढूंढूं, मुझे मंजिल ढूंढे, दोनों के सपने कभी होंगे पूरे। इन बल खाती राहों पे, ऊंची नीची सड़कों पे। यशुदास की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत ये गाना हमने सुना, आकांक्षा। और अब सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम कुछ खास बात जो सुनेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। अंतराल का समय पूरा हुआ और आकांक्षा, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ब्लू मून की बात की थी। हाँ। अब ये ब्लू मून क्या है, कब आता है, इसकी क्या खासियत है, ये सब बातें जानने के लिए हमने नेहरू नक्षत्रशाला मुंबई के निदेशक अरविंद परांजपे जी से बात की और आपसे बात की है रेणु चतुर्वेदी ने। तो इनकी बातचीत हम सुनवाते हैं अपनी सखियों और श्रोताओं को। नमस्ते अरविंद परांजपे जी। नमस्ते जी। अरविंद परांजपे जी, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि अरविंद जी नेहरू नक्षत्रशाला मुंबई के निदेशक हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले, जो बड़ा चर्चा में है आजकल, ये वंस इन अ ब्लू मून, जिसके बारे में बात करना चाह रहे थे आपसे। देखिए, वंस इन अ ब्लू मून जो एक हम टर्म अंग्रेजी में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसका मुहावरा या उक्ति कहें तो उसका एक मतलब निकलता है कि कभी कभार होने वाली चीज। कोई जैसे कभी नहीं आता और अचानक कोई आ गया तो कहते हैं कि ये तो काम कर दिया, तो ये वंस इन अ ब्लू मून करता है करके, या ऐसे या कोई भी घटना ऐसी होती है जो बहुत कभी कदा हो जाती है, वैसे उसको कह लेते हैं जी। पर खगोल विज्ञान में, या जो हम कहते हैं ना पॉपुलर खगोल विज्ञान में, वंस इन अ ब्लू मून का जो आजकल जो अर्थ चल रहा है उसके हिसाब से ये है कि किसी महीने में यदि 2 पूर्णिमाएं आती हैं, अच्छा, किसी महीने में यदि 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा जो है, फुल मून जो है, उसे ब्लू मून कहते हैं।
अच्छा। हाँ, पर ये हमारी नहीं है, ये ज्यादातर इसकी जो इजाद हुई है वो अमेरिका में हुई है। यूरोप में भी ज्यादा इसका प्रचलन नहीं था, जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। तकरीबन 1980 साल में एक रेडियो प्रोग्राम के माध्यम में एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कह दिया कि हाँ, इस महीने में 2 फुल मून दिखेंगे या 2 पूर्णिमाएं दिखेंगी, तो जो दूसरी जो होगी वो ब्लू मून कहलाएगी। अच्छा। और फिर ये प्रचलित हो गया और फिर सभी लोगों ने इसको ब्लू मून के नाम से पहचाना शुरू कर दिया और बात आगे बढ़ी। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि देखिए, जो चंद्रमा की तिथियां हैं, जैसे आप पूर्णिमा से पूर्णिमा लें या अमावस्या से अमावस्या लें, अष्टमी से अष्टमी लें, तो ये जो कालांतर है, समय का जो डिफरेंस है दोनों में, तो ये आता है चंद्रमा का जो एक मंथ कहते हैं, चंद्रमास जो है। हाँ, तो ये आप जो बता रहे हैं कालांतर, ये दोनों के समय जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है? दोनों की जो ये एक महीना का जो हम चंद्रमास जो कहते हैं वो 29 दिन और फिर 12 घंटे 44 मिनट और 38 सेकंड आता है। तो 29 दिन आता है और हम जानते हैं कि अंग्रेजी जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें जो है वो हमारे यहाँ 30 दिन है या 31 दिन है। और कभी कभार फरवरी में 29 दिन आ जाते हैं, 29 डेज आ जाते हैं, वरना तो फरवरी 28 रहते हैं। तो देखते हैं कि यदि आपकी जो पूर्णिमा जो है या 2 या 3 तारीख को आती है तो उस महीने में दूसरी पूर्णिमा आने का सवाल ही नहीं होता। तो पहली पूर्णिमा यदि 1 या 2 तारीख को आती है तो उस महीने में दूसरी पूर्णिमा आ सकती है। संभावना रहती है। संभावना मतलब आज 1 तारीख को आती है और वो महीना जो 31 दिन का होगा तो स्वाभाविक है कि उस महीने में दूसरी आ ही जाएगी। तो ऐसे महीने में इसको हम लोग दूसरी फुल पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो पर इसकी जो साइकिल जो है, मतलब रिपीटेशन जो है वो तकरीबन 30 महीने में आ जाता है। हर 30वें महीने के बाद में आपको एक महीने में ब्लू मून आपको की स्थिति आ जाती है। 30 महीने के बाद में देखिए, आप ऐसा है कि अब फिर जैसे आपने जैसे इस महीने में 30 तारीख को है, फिर अगले महीने में ये कम होता चला जाएगा और ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे और तकरीबन 30 महीने के बाद में ये वापस रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये जो है हम इसको कह सकते हैं तिल तिल करके कम होता जाए या घटता जाए ना? घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ये है ब्लू मून का। पर यदि हम इसकी तरफ थोड़ा और वैज्ञानिक तौर से देखें, या जैसे एक अमेरिका में एक फार्मर अल्मनाक या पंचांग हुआ करता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता था कि हर महीने में जो फुल मून है, पूर्णिमा है, उसको उन्होंने अलग अलग नाम दे रखे थे। अच्छा। कि जैसे जून की पूर्णिमा जो है वो स्ट्रॉबेरी कहलाती थी, क्योंकि उन दिनों में स्ट्रॉबेरी के फल ज्यादा आते थे। या फिर जैसे दिसंबर की पूर्णिमा है तो उसको वो कोल्ड मून कहते थे, ठंडी कोल्ड मून हो गया वो। तो अलग अलग महीने थे। तो यानी मौसम या फसल के हिसाब से नाम दिया गया, फसल या जो फसल हो उस समय उसके हिसाब से उन्होंने नाम दे दिया अपनी सुविधा के लिए। और इसका ये भी था मतलब कि जो फार्मर्स थे उनको भी पता चले कि किस समय क्या करना है, क्योंकि तभी भी क्या होता है, पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं वो, तो उनको पता लगे। उसमें क्या होता था कि अब जैसे हमारे यहाँ तो हम 6 ऋतुएं मानते हैं, पर वहाँ पे जो वर्षा ऋतु नहीं होता था, तो जैसे उनके यहाँ स्प्रिंग मतलब वसंत, फिर समर ग्रीष्म हुआ, ऑटम शरद और फिर विंटर शिशिर ऋतु हुआ। तो इन चारों ऋतुओं में हर महीने में हर ऋतु में 3-3 पूर्णिमाएं आती थी। तो अब 3-3 पूर्णिमाएं, तो हर एक जो पूर्णिमा है तो उसको अपना नाम दिया। पर जब जिस साल में आपके पास में 13 फुल मून आ गए, तो 13 पूर्णिमा आ गए, तो फिर 13वें चंद्रमा का क्या करें, क्या नाम दें तो उन्होंने उसको ब्लू मून नाम दे दिया। अब वो क्यों दिया, कैसे दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी को भी। हमने बहुत शोध किया तो उसमें कुछ पता नहीं लगा, पर उन्होंने ब्लू मून नाम दे दिया और वो चलता चला गया। कृषकों की सुविधा के लिए जो पंचांग बनाते थे उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई, जैसे फिर अगला जैसे आपका ये देख ले, जैसे कि स्ट्रॉबेरी मून आया तो फिर एक महीने में 2 स्ट्रॉबेरी मून तो कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उसने उसको ब्लू मून कह दिया। हाँ, अच्छा।
पर ये ज्यादा मतलब ये इन्हीं के बीच में रहा, जो हम समाज में इतना नहीं आया। तो फिर 1980 में एक लेखक थे, विज्ञान के लेखक थे वो, तो इन्होंने इसको गलत पढ़ लिया उस समय। और गलत पढ़ के उन्होंने कहा कि एक महीने में, जिस महीने में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जिस महीने में 2 चंद्रमाएं आती हैं, फुल मून आते हैं, तो दूसरा वाला ब्लू मून है। अब ये समझना लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया था। और फिर तब से 1980 से जो भी ये पॉपुलर राइटर हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, इस महीने में 2 फुल मून आए हैं, तो दूसरा वाला जो है वो ब्लू मून है। तो इस तरीके से ये ब्लू मून की जो बात है वो चली है। तो मतलब चंद्रमा नीला जैसा नहीं होता है? नहीं, नीला जैसा भी नहीं होता है, पर इसके साथ में जब हम आंकड़े देखते हैं तो कई मजेदार चीजें आती हैं कि जैसे तकरीबन मतलब 30, जिस महीने में 30 दिन हो, तो उसमें वो लगातार ब्लू मून नहीं आते। मतलब कि जैसे अभी हम देखते हैं कि 30 जून 2007 को ब्लू मून हुआ था। फिर उसके बाद में अगला ब्लू मून जो है वो 30 सितंबर 2050 में होगा। अच्छा। हाँ, तो इसके मतलब 30, किसी महीने में 30 दिन हो गए, तो वहां पे उस महीने में ब्लू मून आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है आंकड़ों के हिसाब से। और फरवरी में तो आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो उसमें आने का सवाल ही नहीं है। अच्छा। तो ये है। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से 30 महीने बाद ये स्थिति आती है, बनती है? हाँ, बनती है। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मतलब मजेदार चीजें जो हैं कि 2018 में जनवरी में 31 जनवरी को ये हुआ था। ब्लू मून हुआ था। और उस दिन ऐसा था कि उस दिन हमारे यहाँ बम्बई, मतलब भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण भी था। अच्छा। तो उस दिन मतलब बड़ा अच्छा रहा था, क्योंकि 2 संभावनाएं एक साथ साथ हो गई थी। और हुआ यूं भी कि जो समय इस तरह से हुआ कि अगले ही महीने, अगले मतलब फरवरी के बाद में मार्च महीने में भी दूसरा ब्लू मून आया था। अच्छा। तो 2018 में 2018 में। और उसके बाद में जो है वो अगला ब्लू मून जो है वो अब 30 तारीख का होगा हमारा, 30 अक्टूबर 2020 अभी। हाँ। कुछ और खास है इससे जुड़ी हुई बातें? अभी खास बात तो यह है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चांद तो नीले रंग का नजर नहीं आएगा, पर फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में खेतों में, पहाड़ों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जो कहते हैं। तो ऐसे समय में यदि आप इस धुएं में से यदि आप चंद्रमा को देखते हैं, तो आपको चंद्रमा पे नीली छटाएं नजर आती हैं। तो वो आ जाती है। वो उसके पीछे का कारण जो है वो पूरा वैज्ञानिक है। मतलब ये कि जो चंद्रमा के प्रकाश, जैसे हम जानते हैं कि सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इसमें से जो लाल रंग है वो उसमें शोषित, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर हमारे पास में सिर्फ नीला रंग आता है। तो हमें चंद्रमा तकरीबन नीला नजर आता है। अच्छा। हाँ, तो ये लोगों ने देखा हुआ है, जैसे कि फायर फॉरेस्ट की भी है, या कभी ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी के समय में भी ऐसा लोगों ने देखा है कि चंद्रमा का जो है, चंद्रमा की सतह पे नीली छटाएं दिखती हैं। और जब चंद्रमा ऊपर आ जाता है, बहुत ऊपर आ जाता है, तो फिर वो रंग चला जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि चंद्रमा का रंग नीला, ऐसा सिर्फ कुछ इन्हीं कारणों में हमें पता लगता है। यूं कह सकते हैं कि जो आपने बताया कि जब जंगल में आग लगती है तो उसके धुएं की आभा के कारण, या ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकलती है उसके आभा के कारण चंद्रमा नीला दिखाई देता है ना? दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी आभा के कारण नीली छटाएं उसके ऊपर चंद्रमा पे दिखाई देती है। छटाएं दिखाई देती हैं, नीला हो नहीं जाता। नीला हो नहीं जाता। आपको एक ऐसा लगता, हाँ, मतलब उसकी एक आ जाती है आपको फीलिंग कि हाँ, कि ये जो है नीले रंग का, न तो वैसे तो नॉर्मल सफेद ही नजर आता है चंद्रमा। और आप इससे जुड़ी हुई और कोई ऐसी खास बात बताना चाहते हैं? अब खास बात यह है कि अब ये जो है ना, ये जानने की वो सारी हमारे पंचांग से लगी हुई हैं, पंचांग से के साथ में है। तो आप देखेंगे कि जैसे अधिक मास जो आता है, अभी अधिक मास था, तो अधिक मास जो है वो भी इसी के कारण आता है कि जो चंद्रमा का जो चंद्रमास है, और जो हम एक सूर्य मास, जो मतलब सूर्य का जो एक वर्ष है, तो एक सौर वर्ष में आपको 12 चंद्रमा के मास हो जाते हैं, पर साथ में ही आपके पास में तकरीबन 11 दिन और मिलते हैं आपको, क्योंकि 11 दिन अतिरिक्त मिल जाते हैं। तो भारतीय पंचांग में जो है वो हमारे यहाँ इनको
हर 2-2.5 साल के बाद में जो एक मतलब जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, फिर 6 मास भी आता है, तो उसको हम ऋतुओं के साथ में जोड़ने के लिए हम उसको एडजस्ट कर देते हैं जी। पर जो हिजरी पंचांग है, जो हमारे मुस्लिम भाई जिसको यूज करते हैं, जी, जी। तो उसमें ये नहीं होता है। उनका जो महीना जो है वो पूरी तरह से चंद्रमा के कलाओं पे ही आधारित रहता है। तो हम देखते हैं कि जैसे उनके जो त्योहार जो आते हैं, जैसे रमजान है, तो वो हर साल तकरीबन 11 दिन पीछे चला जाता है। जी, जी। तो ये खगोलीय घटनाओं के आंकड़ों का खेल है, और जिस समाज में जिसकी उपयोगिता है उन्होंने यूज किया है। जैसे हमारे भारत में अब ये मतलब भारत में देखें तो होली का जो है दहन वो भी चंद्रमा के मतलब पूर्णिमा के दिन होता है। और अभी 30 तारीख को हमारे यहाँ ये महाराष्ट्र में ये लोग ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जो कोजागिरी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के नाम से। हाँ, तो पूरे हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं ना, श्वेत वस्त्र पहनाते हैं भगवान को, और सफेद चीजें ही खाते भी हैं, और कहते हैं उस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। अमृत बरसता है। पर यदि आप इसके पीछे थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें, आंकड़ों का देखें, जरूर, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारी वर्षा ऋतु तक तो आसमान बादलों से घिरा हुआ था। तो चांद देखने का सवाल इतना नहीं था। जी। और इस महीने के बाद में हमारी सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो बहुत ठंड रहेगी, फिर नहीं देख पाएंगे। और ये एक इतना बढ़िया समय है कि वातावरण में गर्मी तो है, वातावरण बरसात के कारण अच्छी तरह से धुल गया है। तो इस समय रात भर जो सेलिब्रेशन होता है तो बहुत अच्छा सा मौका है कि सब आप इकट्ठा हो जाएं बरसात के बाद में और सेलिब्रेट करें। और तो थोड़ा सा पर्यावरण भी हमारा प्रदूषण मुक्त है, कम है। बिल्कुल। वही एक बड़ा खुशी का, आनंद का समय रहता है, तो हम उसको एंजॉय भी करते हैं। दूध रखते हैं बाहर, खीर रखते हैं चंद्रमा के प्रकाश में। तो सब त्योहारों का एक वैज्ञानिक महत्व है, और सामाजिक भी कह सकते हैं, और फिर साथ में सामाजिक भी है। इनको जोड़ के देखना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, वाह, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि अभी गुलाबी जाड़ा है और हम इस समय चांदनी का आनंद ले सकते हैं, और इस समय महाराष्ट्र का भी आनंद लिया जा सकता है, शरद पूर्णिमा का आनंद लिया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ, तो आकांक्षा, नेहरू नक्षत्रशाला मुंबई के निदेशक अरविंद परांजपे जी से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत हमने सुनी, और उन्होंने ब्लू मून के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी, और उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। काफी रोचक जानकारी थी। हाँ, और जब बात आती है पोषण की, है ना, तो जैसे कि अभी हमारे ज्ञान को पोषण मिला, उसी तरह शरीर के पोषण का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम खाने का इशारा समझ रही हूँ। बिल्कुल, खाने पीने की चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अभी देखिए पर्व और त्योहार शुरू हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में कई त्योहार और आएंगे। और जब त्योहारों की बात आती है तो खाने पीने में थोड़ी सी गड़बड़ियां हो जाती है, लेकिन हालांकि इस साल की परिस्थितियां जो है वो कुछ थोड़ी अलग टाइप की है। तो हमारा ये कहना है कि आप ऐसे अच्छे अच्छे व्यंजन घर पर ही बनाएं जिनसे पोषण भी मिले और शुद्धता भी बनी रहे। तो ऐसे ही कुछ व्यंजन आज हम अपनी सखियों को बताना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो व्यंजन है वो है चटपटी मसाला मूंगफली। मतलब शुरुआत हम चटपटी चीज से कर देते हैं। और इसमें मूंगफली है, हाँ, क्योंकि जाड़ा आने को है, हाँ, तो मूंगफली तो वैसे भी पोषित, बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर होती है। इसमें तेल भी होता है, जो भी तेल होता है वो भी उत्तम क्वालिटी का होता है, तो वो भी उस लिहाज से भी ये ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए सामग्री वो पहले बताते हैं। कच्ची मूंगफली 1.5 कप हमें चाहिए, बेसन 2 बड़े चम्मच, पुदीना पाउडर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और चाट मसाला, ये स्वाद के हिसाब से हमें लेना है, और तेल तलने के लिए, ये है सामग्री। अब इसकी विधि हम बता देते हैं। मूंगफली को पानी के छींटे मारकर धीरे धीरे छींटे मारते जाए और हिलाते जाए, और इस तरह से उसको अच्छी तरह से गीला कर ले। अब बेसन में नमक, पुदीना पाउडर, आमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं, और अब इस मिश्रण को गीली की हुई मूंगफली पर धीरे धीरे डालते हुए हिलाते रहें, जिससे ये मिश्रण आसानी से मूंगफली पर लिपट जाए। और अब मसाला लगी मूंगफली को गर्म तेल में फैलाते हुए, है ना, एक जगह पर नहीं डालना बल्कि थोड़ा फैला देना है उसको, और इस तरह से गर्म तेल में उसको छोड़ दें और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तले। और जब तला जाइए तो ऊपर से चाट मसाला डाल करके सर्व करें। क्या बात है। और ये जो मूंगफली की चाट आपने बताई,
तो इसे खाते समय तो हम उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये जो मूंगफली, यहाँ मूंगफली के दानों की बात हो रही थी ना, हाँ। तो ये मूंगफली के दानों से बनी ये जो चटपटी चाट है वो सखियां जरूर ट्राई करेंगी। हाँ। और चाट के बाद क्या कुछ मीठा हो जाए? बिल्कुल। अब देखो त्योहारों का मौसम आ रहा है तो उसमें मिठाई का बहुत महत्व होता है ना। त्योहार में कोई मेहमान आते तो भी हम कहते हैं भाई मुंह मीठा कीजिए है ना। तो मिठाई बनाना अभी आवश्यक है, तो चलिए बताते हैं क्या। तो अभी आपका और सखियों का मुंह मीठा करवाते हैं इस मीठी सी रेसिपी से। हाँ। तो ये है खजूर मेवा रोल। सखियां सामग्री नोट करें। गुठली निकले काले खजूर लगभग 250 ग्राम, चीनी 2 बड़ा चम्मच, पानी आधा कप, घी 1 छोटा चम्मच, और साथ में इलायची पाउडर, कटे हुए सूखे मेवे, और 1 कटोरी खसखस, माफ कीजिएगा, खसखस 1 बड़ा चम्मच, कटे हुए जो मेवे हैं वो लगभग 1 कटोरी। विधि बता दूं। खजूर को पानी में डालकर प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी बजा लें। ठंडा होने पर उसमें चीनी डालकर मिक्सी में बारीक पीस लें। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि हाँ खजूर अपने आप में मीठी होती है। और नहीं भी डालना चाहे तो भी चलेगा। मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं होगी। कई लोगों को जैसे कि शुगर की बीमारी होती है तो वो भी कम पसंद करेंगे खाना, और वैसे भी अगर मीठा कम ही खाया जाए तो ठीक अच्छा ही है, लेकिन हम शक्कर कम खाई जाए। हाँ, शक्कर कम खाई जाए। अब एक नॉनस्टिक पैन में जो आपने खजूर ठंडा करके चीनी डालकर उसको मिक्सी में बारीक पीस लिया है, उसे अब एक नॉनस्टिक पैन में वो जो पेस्ट है खजूर का, उसे डालकर गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए पकाएं। और अब घी डालकर फिर से कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण पैन में चिपकना छोड़ दे तो गैस से उतारकर इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब हाथ से छोटे छोटे रोल बनाएं और खसखस में लपेट कर रख दें। अच्छा, वाह, दिखने में बड़े सुंदर लगेंगे ये। और जब मन करे तब खाएं। हाँ, और मुझे लगता है इसको अगर जैसे गोल गोल रोल तुमने कहा, उसको रोल को अगर स्लाइस में कट कर देंगे तो वो स्लाइस भी शायद दिखने में काफी सुंदर लगेगी ना? बिल्कुल सुंदर दिखेंगे। और ये एक ऐसी रेसिपी है क्योंकि ठंड का, जाड़ों का मौसम जो है वो चाहता है शरीर में गर्माहट, तो ये खजूर मेवा रोल जो है वो आपके शरीर को पौष्टिकता भी देगा, गर्मी भी देगा। खासकर बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, तो अब पौष्टिकता के दृष्टिकोण से संगीत भी बड़ा महत्व रखता है। हाँ, तो एक गीत हम सुन लेते हैं, उसके बाद और रेसिपी हम अपनी सखियों को बताएंगे।
का समा, झूमे चंद्रमा तन मोरा, नाचे रे जैसे बिजुरिया रात का समा। तो ये गाना हमने सुना आकांक्षा, और कुछ और ऐसे पौष्टिक व्यंजन हम लेकर के आए हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो बताते हैं हम पंचमेल लड्डू किस तरह से बनाया जाए। ये भी एक बड़ी पौष्टिक रेसिपी है। तो गेहूं, चना, बाजरा, जौ, सोया, ये इतनी चीजों का हमें आटा लेना है। जब आपने नाम लिया पंचमेल लड्डू तो मैं कहने जा रही थी कि इसके तो नाम में ही पौष्टिकता है। हाँ, तो एक बार फिर से बता देते हैं। गेहूं, चना, बाजरा, जौ और सोया, इनका आटा हमें आधा आधा कप लेना है। और खाने वाला जो गोंद होता है वो हमें आधा कप लेना है। पिसी हुई चीनी 2.5 कप लेनी है। देसी घी 2 कप लेना है। और काजू, बादाम, पिस्ते मिले जुले ये सब कटे हुए 2 कप लेना है। और इसके अलावा किशमिश, अखरोट मिले जुले ये भी 1 कप हमें लेना है। इलायची पाउडर 2 छोटे चम्मच और खसखस 2 बड़े चम्मच। ये हमारी सामग्री हो गई। अब पंचमेल लड्डू किस तरह से बनाया जाए ये हम बताते हैं कि सबसे पहले तो मोटे पेंदे वाले पतीले में देसी घी गर्म करें और इसमें गोंद डालें। गोंद को पहले थोड़ा बारीक कूट लें, यानी बहुत एकदम बड़ा बड़ा जो रहता है ना वो तलने में ठीक से तलाता नहीं, फिर जब खाते हैं तो कड़क कड़क मुंह में आता है। इसलिए उसको पहले ही आप बारीक कर लें और उसके बाद इसको घी के अंदर तल लें। जब गोंद सिक करके फूल जाए तो उसे निकाल करके दरदरा कूट लें। उसके बाद में भी थोड़ा सा उसे कूट लेना है। और अब इसी घी में मिले जुले आटे को डालकर धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए उसे हमें सेकते रहें। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है कि जब तक सीखे तब तक हाथ थोड़ा दर्द करने लग जाए, लेकिन उसके बाद उसकी जो मिठास होगी वो इस दर्द को भुला देगी। मेहनत का फल ही मीठा होता है। हाँ, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। तो इस तरह से हमें उसे लगातार हिलाते हुए सेक लेना है। और जब आटा सिककर सुनहरी रंगत का होने लगे और सौंधी खुशबू आने लगे तो इसमें दरदरी जो गोंद है वो डाल दें, सूखे मेवे डाल दें और 5-7 मिनट धीमी आंच पर फिर से इसे सेकते रहें। अब इसमें खसखस, इलायची, किशमिश डालकर गैस बंद कर दें और जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तब पिसी हुई चीनी डालें, फिर से इसे अच्छी तरह मिला लें और उसके बाद मध्यम आकार के लड्डू बना लें। और सुबह सुबह एक लड्डू खा लें तो पौष्टिकता आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। क्या बात है, मीठा मीठा लड्डू आपने खिलाया। और एक चटपटा सा व्यंजन मैं बताती हूँ। हाँ, फटाफट। ये है वेज टिक्की। सामग्री नोट करें सखियां। 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, इसके साथ 200 ग्राम पनीर कद्दूकस, ओट्स का आटा। ओट्स आपको बाजार में रेडीमेड मिल जाता है, उसे घर पे लाके आप पीस भी सकती हैं। हाँ, ओट्स जरूरत के हिसाब से। ओट्स अलग अलग वैरायटी में आता है, उसमें फ्लेवर मिले होते हैं। तो जो सादा वाला ओट्स है वो ले और उसे आप मिक्सर में डाल करके पीसेंगे तो बहुत जल्दी वो पिस जाता है, बहुत नरम होता है। वो ओट्स का आटा 1/4 कप, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हम कहेंगे मिर्च आप स्वादानुसार डालें। हाँ, नहीं भी डालना चाहे तो भी कोई बात नहीं। या फिर काली मिर्ची थोड़ी सी, कई लोग हरी और लाल की बजाय काली मिर्च खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए ज्यादा अच्छी है। हाँ बिल्कुल, और हम बात ही कर रहे हैं सेहत की। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, चाट मसाला, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, साथ ही तेल सेकने के लिए। अब विधि नोट करें सखिया। 1 बोल में गाजर, ओट्स का आटा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही हरा धनिया कटा हुआ और जो सभी मसाले हैं मिला लें। इसमें हम कुछ अपने हिसाब से सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, गाजर तो हमने डाली है, बीट रूट जिसे हम शलजम कहते हैं वो भी बारीक कस के मिलाई जा सकती है। तो इसका इन सभी मिश्रण का एक अच्छा आटा गूंथ लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथे ताकि आटा गीला ना हो, जो मिश्रण है वो गीला ना हो। अब इस मिश्रण की टिक्की बना लें, छोटी छोटी गोल गोल।
और गर्म तवे पर धीमी आंच पर तेल लगाकर सेक दें इन टिक्कियों को। हाँ। और ये जो वेज टिक्की तैयार होगी, इसे आप चटनी के साथ या सॉस के साथ या चाय के साथ भी परोस सकती अब हैं। तुम तो मन ललचा रही हो आकांक्षा भी ये बात बोल करके। आपको महसूस नहीं हो रहा है स्टूडियो में से कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है? नहीं, खुशबू तो तब आएगी जब हम घर जाके इसे बनाना शुरू करेंगे तब ज्यादा खुशबू आएगी। लेकिन हाँ, व्यंजनों की, जब हम इतने सारे व्यंजनों की बात की तो सचमुच वो माहौल की खुशबू जरूर हमारे जहन में उभर कर आ रही है कि जैसे त्योहार चल रहा है और घर के सब लोग मिल करके किस तरह से व्यंजन बनाते हैं। और इस बार खास तौर से हम आपसे ये कहेंगे कि घर पर ही बनाइए और इस तरह के पौष्टिक व्यंजन बनाइए, क्योंकि सेहत जो है वो सबसे ऊपर स्थान हमें उसे देना चाहिए कि अगर आपका तन स्वस्थ है तो आप इन त्योहारों का मजा ले सकेंगे, है ना। तो आज का ये जो कार्यक्रम है इसके समापन का अब समय आ गया है, क्योंकि घड़ी ने हमसे इशारा कर दिया है। तो कार्यक्रम समाप्त करने की अब इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।